यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है आपकी। एंड सर, रिवीजन सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है कार्यक्रम आपका। सरकार आइए सर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं क्या? आईजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। एंड सर, इस टॉपिक को हम प्यार से प्लेस ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं सर, पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। देखिए सर, आइए मालिक सर, चैप्टर नंबर 8 आईजीएसटी एक्ट, जिसको सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। आइए सर, सेक्शन नंबर देखो सर, सबसे पहली बात, आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 1, इस एक्ट का नाम आईजीएसटी एक्ट है, 1 जुलाई 17 से एप्लीकेबल हुआ है। क्लियर, वो सब बातें हैं। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन नंबर 3 और 4 एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्शन नंबर 5 चार्जिंग सेक्शन सर, फिर सेक्शन नंबर 6 पावर टू ग्रांट एग्जामिशन, जो मेगा एग्जामिशन लिस्ट दे रखी है बेटा। एंड देन सेक्शन नंबर 7 से बात शुरू हो रही है सर। सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया इंटर स्टेट सप्लाई को, सेक्शन नंबर 8 ने डिफाइन किया इंट्रा स्टेट सप्लाई को। सर सेक्शन नंबर 7 बोलता है क्या? 5 सबसेक्शन से सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट है, दो अलग यूनियन टेरिटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा? सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कहलाएगा। सेकंड सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया से, उसको कस्टम एंड वेयरहाउस में आपने स्टोर करवाया, और बिफोर द गुड्स गेटिंग क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम बैरियर आपने उस गुड्स को किसी को बेच दिया है, इट इज ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई, इट इज ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई। देन सर, अगर आपने कोई सर्विसेज सप्लाई करी जहां पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। देन अगर आपने सर्विसेज ली आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में, बेटा आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में अपने सर्विसेज लिए, तो सर ऐसे केस में वो भी क्या कहलाएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस बचा एक तरह से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विल बी इंटरस्टेट सप्लाई। क्लियर। सबसेक्शन 5 बोलता है मालिक क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? जहां पे सप्लायर इंडिया का है, सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में वो इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा, जैसे एक्सपोर्ट हो गया बेटा। सेकंड सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय और टू अ यूनिट ऑफ एसईजेड और अ डेवलपर ऑफ एसईजेड, वो भी क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। एंड सर क्लोज नंबर सी बोलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि जो सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी हुआ है, भले वो गुड्स का हो सर्विसेज का हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंटरस्टेट सप्लाई के किसी भी क्लॉज में नहीं आ रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई की इंट्रास्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता है, पर अगर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी तो वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है सर? अगर आपने फॉरेन टूरिस्ट को कोई गुड्स बेचा है, तो ऐसे केस में वो इंटरस्टेट सप्लाई होता है बच्चा। क्लियर। हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या? इंट्रास्टेट सप्लाई। सर सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? जहां पे सप्लायर ऑफ गुड्स, सबसेक्शन 1 इज रिगार्डिंग गुड्स, 2 इज रिगार्डिंग सर्विसेज। सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। पर इसके 3 एक्सेप्शन है बेटा। फर्स्ट, अगर आपने एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को कोई गुड्स सप्लाई किया है, या उन्होंने आपको सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स बाय और टू यूनिट ऑफ एसईजेड और डेवलपर ऑफ एसईजेड, वो इंट्रा है, फिर भी इंट्रा नहीं कहलाएगा, वो इंटर कहलाता है बेटा। सेकंड, फॉरेन टूरिस्ट को अगर हमने कोई गुड्स बेचा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर हमने कोई गुड्स बेचा था ऐसे केस में, वो भी क्या कहलाएगा बेटा? सर इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा, इंटर नहीं कहलाएगा, भले वो सेम स्टेट में हुआ है। एंड सर, अगर आपने जैसे मान लो कस्टम मोनेड वेयरहाउस मुंबई में है, कस्टमर भी मुंबई में है, जो सेल कर रहा है, इंपोर्टर एक्चुअली वही मुंबई का है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो गुड्स आपने इंडिया में इंपोर्ट करी और बिफोर गेटिंग गुड्स क्लियर फ्रॉम होम कंजम्पशन, भले वो सेम स्टेट में, फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो इंटर कहलाता है बेटा। देन सबसेक्शन 2 इज रिगार्डिंग सर्विसेज, सेम पॉइंट, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी, वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सर्विसेज के लिए भी बेटा, पर इसका एक एक्सेप्शन है क्या? एसईजेड को गुड्स, एसईजेड को सर्विसेज दी है आपने, या उसने सर्विसेज लोकल मार्केट में दी है, डीटीए में दी है बेटा। सर यूनिट ऑफ एसईजेड या डेवलपर ऑफ एसईजेड एक्सेप्शन है, भले सेम स्टेट हो, फिर भी वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। क्लियर, डन। अच्छा, आपका एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में, एक एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है सर, वो एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे किसके? डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे बेटा। हाँ है ना बेटा? दोज विल बी treated as establishment of the distinct person. Same way, अगर आपका एक एस्टेब्लिशमेंट सर महाराष्ट्र में, एक एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में, दोनों क्या कहलाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। सेम वे, अगर आपका महाराष्ट्र में एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन अलग है, और महाराष्ट्र में दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, तो भी क्या कहलाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। भारत माता की जय सर। क्लियर, डन। और अगर आपका किसी भी टेरिटरी में अगर कोई ब्रांच है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वहां कहलाया जाएगा, आपको वहां पे एस्टेब्लिशमेंट था बेटा। डन। सर सेक्शन नंबर 9 बोलता है क्या? अगर टेरिटोरियल बॉर्डर में आपका ऑफिस है बेटा, सर टेरिटोरियल बॉर्डर में अगर आपका सप्लायर का लोकेशन है, तो सर नियरेस्ट बेस लाइन, जिस स्टेट की नियरेस्ट बेस लाइन होती है, वो माना जाता है कि वो उसका लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन उस स्टेट में बेटा। क्लियर। सेम वे, अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल बॉर्डर में है, जैसे आपने बॉम्बे हाई जो सर इंस्टॉलेशन बना हुआ है, अरे है ना बेटा, इंस्टॉलेशन वेसल स्ट्रक्चर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फॉर एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल और नेचुरल गैस बेटा, बॉम्बे हाई।
क्लियर सर। ऑयल रिग्स सर, वहां पे आपने कोई सर्विसेज दी है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, जहां पे नियरेस्ट बेसलाइन बनता है, जिस स्टेट का नियरेस्ट बेसलाइन आता है बेटा, क्लियर, वो स्टेट में आपने सर्विसेज दी माना जाएगा, उस स्टेट में आपने सप्लाई किया माना जाएगा बच्चों, क्लियर। सेक्शन नंबर 9 सर। आइए सेक्शन नंबर 10 सर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बच्चों ध्यान देना बेटा। सर अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 11 देखेंगे बेटा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अलावा जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वहां पे सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के सर क्लॉजेस दे के क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या, जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, भले वो F4 बेस पे हो, एक्सपेक्ट बेस पे कोई कंसर्न नहीं, भले मूवमेंट सप्लायर खुद करा रहा हो या रेसिपिएंट सर अपने यहाँ पे आके वो गुड्स लेके गया, कोई कंसर्न नहीं, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर बिल टू शिप मॉडल था तो ऐसे केस में मेरी डायरेक्शन पे गुड्स, अगर मैं मान लो कस्टमर हूं, आपने कोई गुड सप्लाई किया मेरे को, पर मैंने बोला नहीं मेरे यहाँ मत भेजो, डायरेक्ट थर्ड पर्सन गया भेज दो, तो आपने जहां भेजा है उससे कंसर्न नहीं है, आपके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ मैंने गुड्स अगर किसी और को बेचा है, आपको बोला आप डायरेक्ट डिलीवर करो, आपने मेरे को बेचा, मैंने उनको बेचा, तो मेरे लिए तो सप्लाई होगा, वहां पे सर मूवमेंट जहां टर्मिनेट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जहां पे मूवमेंट जहां पे गुड्स अल्टीमेटली गया है वो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, पर आपके लिए मेरा प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। माहौल सरकार देन जहां पर ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता वहां पे सर वेयर द गुड्स वर लोकेटेड, सर जहां पे गुड्स लोकेटेड थे, जहां पे गुड्स थे, वेयर द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, क्लियर, इफेक्टिव डिलीवरी उसको दे दिया, मतलब ये गुड्स आज से आपका हो गया, तो ऐसे केस में वो प्लेस जहां पे वो गुड्स था वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। देन सर अगर आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसमें आपको मशीन को या किसी गुड्स को इंस्टॉल करना है, असेंबल करना है एट अ साइट, तो जहां पे वो इंस्टॉल हुई है, जहां पे वो असेंबल हुई है वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने कोई गुड्स ऑन बोर्ड बेचा है बेटा, फ्लाइट में कोई गुड्स बेचा है आपने बेटा, तो ऐसे केस में सर ऐसे केस में उन गुड्स को कहां पे बोर्डिंग कराया था, सर जिस प्लेस पे, जिस एरिया में सर उस गुड्स का बोर्डिंग कराया था, द प्लेस वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सर, ये सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 खत्म होता है। अब सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई डिस्प्यूट होगा तो वैल्यू, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे पर कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सर, गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई रूल्स प्रिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ी नहीं बेटा। क्लियर डन। अच्छा सुना बच्चों ध्यान से, इससे सेक्शन नंबर 10 जो हमने पढ़ा उससे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, सप्लायर का लोकेशन देखना, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना, सर फिर पता पड़ेगा इंटर है कि इंटर है बच्चों। क्लियर डन। ये बिल टू शिप होगा, आपको एक एग्जांपल दे रखा बच्चा हुआ। क्लियर सर, सेक्शन नंबर 11 सुनना बच्चों ध्यान से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया तो ऐसे केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सर, पर ध्यान रखना बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स मींस ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने चाइना से गुड्स खरीदा और चाइना में बेच दिया, गुड्स इंडिया में आया ही नहीं बेटा, तो ना वो इंपोर्ट हुआ है ना वो एक्सपोर्ट हुआ है। क्लियर, इंपोर्ट होता है अगर गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लाते तो, एक्सपोर्ट होता अगर आप इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले जाते तो। पर सिंस आपने क्या किया बेटा, गुड्स आउट ऑफ इंडिया से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से खरीदा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिया। क्लियर, ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, पर इसको इस ट्रांजेक्शन को शेड्यूल नंबर 3 में कवर किया है। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आइए बच्चों, सर सेक्शन नंबर 12 की तरफ बढ़ते बच्चा हम। अब हम पढ़ रहे क्या, सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर 13। सर दिल थाम के सुनिएगा बच्चों, आई होप चीजें फास्ट समझ में आ रही है आपको। क्लियर सर, नो डाउट फास्ट बोलने में सर एनर्जी पूरी लगती है सर, पर शायद ये रिवीजन आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट सर देन बेटा हर एक स्टूडेंट की सक्सेस। सर हमारी सक्सेस कहलाती है सर, अगर आप लोगों को ये वीडियोस में मजा आ रहा है तो सर ये मेरे को एनर्जी मिल जाएगी सर आपसे। सर सुनना बात ध्यान से, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज के लिए क्या बोलता है बच्चों। सेक्शन नंबर 12 जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों ही इंडिया के, दोनों ही टैक्सेबल टेरिटरी के, तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा। क्लियर, दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का, तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा बच्चों। आइए सेक्शन नंबर 12 की बात करते हैं हम बच्चा। सब सेक्शन 2 में बोला है क्या, जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन सबसेक्शन नंबर 2 वो बोलता है कि अगर आपकी सप्लाई सबसेक्शन 3 से लेकर 14 में कवर नहीं होती है, अगर आपकी सप्लाई सबसेक्शन नंबर 3 से लेकर 14 में कवर नहीं होती, मतलब किसी स्पेसिफिक सर्विस का जो सबसेक्शन दे रखा है उसमें कवर नहीं, तो सबसेक्शन 2 लगाइएगा। सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, अगर सप्लाई जो आपने किया है वो अगर B2B सप्लाई, मतलब
सर इफ द रेसिडेंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में रेसिडेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है तो फिर तो सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, ये था जनरल प्रोविजन। अब आ रहा है क्या स्पेसिफिक प्रोविजन। सर सबसे पहली बात, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, होटल अकोमोडेशन हो गया, सर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, उनका कोऑर्डिनेशन वाली सर्विसेज, बैंक्वेट हॉल बुकिंग सर्विसेज होगी, सर हाउस बोट सर्विसेज भी इसमें कवर होती है, और इन सब से रिलेटेड कोई एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विसेज है वो सब भी इसमें कवर होगा। और बोल दिया क्या, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी तो ऐसे केस में सर रेस्पेक्टिव स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट वैल्यू शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा है जिससे ये पता पड़ा पाए कि इस स्टेट का इतना वैल्यू होगा, इस स्टेट के सप्लाई का इतना वैल्यू होगा, तो सर ऐसे केस में वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब रूल्स देखेंगे। और यस, आईजीएसटी रूल्स ने उसको डिफाइन किया हुआ है, और आईजीएसटी रूल्स ने बोला है क्या, अगर सर्विसेज होटल अकोमोडेशन वाली थी, अगर सर्विसेज होटल अकोमोडेशन वाली थी, देखिए सर रूल नंबर 4 ने बोला है बेटा क्या, अगर सर्विसेज होटल अकोमोडेशन वाली थी तो ऐसे केस में नंबर ऑफ नाइट स्टेट इन सच प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कर देंगे, प्रोपोर्शन कर देंगे। और अगर हाउस बोट था बेटा तो ऐसे केस में टाइम स्पेंड, नंबर ऑफ आवर्स कितना आपने स्पेंड किया, टाइम कितना स्पेंड किया इन रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो प्रोपोर्शन हम उस प्रोपोर्शन को यूज करके रेस्पेक्टिव स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। एंड सर अगर इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन था जो मोर देन वन स्टेट में या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड था तो ऐसे केस में कितना एरिया लोकेटेड है रेस्पेक्टिव स्टेट में, सर एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसके रेस्पेक्ट में हम क्या, इस रेशियो में क्या कर देंगे, पूरे वैल्यू को डिवाइड कर देंगे among all these states or union territories or respective state will be the place of supply proportionately. Clear, done. ये था आपका सबसेक्शन नंबर 3। आइए सबसेक्शन नंबर 4, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज। रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, इन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। और हां ना भाई, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 5, कोचिंग और कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज। सर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोचिंग सर्विसेज जैसे। क्लियर, अगर B2B सप्लाई मतलब रेसिडेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सर द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देन एडमिशन टू एन इवेंट, अगर कोई इवेंट हो रहा है और उसका आपने एंट्री टिकट लिया, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट फैसिलिटी, या सर कोई मूवी देखने गया बेटा या आपने इमेज का कोई टिकट लिया बेटा, हाँ है ना भाई, तो अम्यूजमेंट पार्क या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां वो इवेंट हो रहा है या होने वाला है या जहां पे वो अम्यूजमेंट फैसिलिटी लोकेटेड है वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर एडमिशन से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज भी इसमें कवर है, जैसे bookmyshow.com ने जो कमीशन चार्ज किया होगा, भले थिएटर से चार्ज किया हमसे चार्ज किया, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर वो इवेंट हो रहा है वही क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देन सबसेक्शन नंबर 7 बोलता है क्या, सर्विसेज को, सर अभी तो था क्या, आप एंट्री टिकट ले रहे थे बेटा कोई इवेंट में एंट्री करने के लिए, अब सर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हुआ बेटा, आप इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो या स्पॉन्सर कर रहे हो बेटा, तो ऐसे केस में सर्विसेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ सच इवेंट, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर सुनना बच्चे ध्यान से, अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन द प्लेस सप्लाई, बात ही खत्म, आगे देखना ही मत बेटा। पर अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां इवेंट हो रहा है या जहां इवेंट होने वाला वही क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो रेसिडेंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इवेंट मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो ऐसे केस में सर रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू, और वैल्यू निकालेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बेटा। पर इन सब की बात आएगी नहीं अगर जीएसटी में रेसिडेंट क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन ही क्या हो गया बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। क्लियर, डन। ये रूल नंबर 5 भी मैंने आपको पढ़ा दिया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला बेटा, हाँ है ना भाई। सर ध्यान देना, इवेंट अगर ऑर्गेनाइज हो रहा मल्टीपल स्टेट में तो सर रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो बात करने का ही नहीं बेटा, जहां पे सर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है जिस स्टेट में उसका लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है बेटा। आइए बच्चों, सबसेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज, यहां पर अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस सप्लाई। और अगर जीएसटी में अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से गुड्स को उठाया है, मतलब the place where the goods are handed over to the transporter for their transportation is the place of supply। पर इसमें एक प्रोवाइजो है बेटा, भले रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, अगर
गुड्स को सॉरी इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले रहे हो बेटा, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया अगर आप गुड्स को लेके जा रहे हो तो ऐसे केस में सर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सर, कहां से माल उठाया उसका मतलब नहीं है। इफ द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसको लेके एक सर्कुलर भी इशू हुआ, वही तुम्हें सामने समझाता बच्चा। सर बोलता है क्या, सर अगर मान लो मैं सर्विस रेसिपिएंट हूं, आप एक ट्रांसपोर्टर हो बेटा, मैं मुंबई से गुड्स भेज रहा हूं कहां, सिंगापुर, थ्रू सिंगापुर शिपिंग कंपनी। चलो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं कहां से सॉरी सॉरी सर मैं मुंबई महाराष्ट्र से सर, और आप ट्रांसपोर्टर हो, ट्रांसपोर्टर भी कहां मुंबई महाराष्ट्र का बेटा, और यहां से गुड्स आप ले रहे हो कहां, सिंगापुर। सर अब आप भी इंडिया के, मैं भी इंडिया का बेटा, दोनों सेक्शन नंबर 12 में कवर हो जाएंगे बच्चों। ये सर्विसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विसेज सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 लगेगा बेटा। पर आप गुड्स मुंबई से कहां ले रहे हो बेटा, सिंगापुर ले रहे हो, तो डेस्टिनेशन गुड्स मतलब सिंगापुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सप्लायर जब अपना इन्वॉइस लिखेगा, सर सप्लायर है मुंबई का जो ट्रांसपोर्टर है वो बेटा, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सिंगापुर है। मतलब सर डेस्टिनेशन गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया होता है तो हमने पढ़ा है बेटा कि प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया हो जाएगा। और हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 के अंदर कि सप्लायर ऑफ सर्विस या सप्लायर ऑफ गुड्स टैक्सेबल टेरिटरी का और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउट ऑफ इंडिया होता है तो उसे केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। और ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा तो ऐसे केस में सर मैं कस्टमर हूं आपका, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बेटा। अब सुनना बच्चे, मैं भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं ना हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप मेरे बिल पे क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। क्लियर। सेकंड थिंग सर, इस सर्कुलर में ये क्वेरी आई कि क्या रेसिपिएंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको उस आईजीएसटी के बिल पर, आईजीएसटी जो लग के आया बिल पे, क्या उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोला क्या कि सर बिल्कुल मिलेगा। कहां मना किया सर, सेक्शन नंबर 16 सेक्शन नंबर 17 जो हमने जो आईटीसी में पढ़ा है बेटा, वहां पे कहीं हमने नहीं पढ़ा कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया होता तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलता, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो कहां तकलीफ है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, आईटीसी विल बी अलाउड। क्लियर। इस सर्कुलर ने साफ साफ बोला है क्या, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्लियर। और इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउट ऑफ इंडिया है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल पे अगर आईजीएसटी लगा हुआ है आपको क्रेडिट मिलेगा। और हाँ, सप्लायर जब अपना रिटर्न फाइल करेगा उसमें प्लेस सप्लाई आउट ऑफ इंडिया लिखाएगा, और सर देना बेटा उसमें स्टेट कोड जो लिखना पड़ता है बेटा वो लिखेगा क्या, 96 एज ए फॉरेन कंट्री बेटा। हाँ है ना भाई। क्लियर। और बिल पे क्या लगाएगा, आईजीएसटी, इसका हमको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बच्चे, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 9 ऑफ द आईजीएसटी बोलता है क्या, इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सर तो गुड्स के केस में क्या था बेटा, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन, नहीं तो जहां से उसको उठाया गुड्स को। क्लियर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है बेटा, अगर रेसिपिएंट, सेम पॉइंट, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म बेटा। और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो जहां से उसको उठाया है इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब सर द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी मानते हैं, यहाँ पे सिंगल जर्नी नहीं माना जाएगा। क्लियर। सर रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी मानने का बेटा। क्लियर। डन। मतलब मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई आया तो मुंबई टू दिल्ली अलग होगा, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। दिल्ली टू मुंबई आ रहा तो सर दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो। क्लियर। प्लस एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज, जब आप टिकट बुक करा रहे हो तब ये नहीं पता आपको कि पैसेंजर कहां से एम्बार्क करेगा, तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 2 लगाएंगे, जनरल प्रोविजन लगा देंगे बेटा। हाँ है ना भाई। क्लियर। डन। पर इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म, आगे देखना ही मत बेटा। क्लियर। डन। सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, जिसमें चाय बेच रहा हूं, चाय मसाला चाय फ्लाइट के अंदर बेटा। क्लियर। तो सर ऑन बोर्ड सर्विसेज अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो ऐसे केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस होता है। अच्छा, गुड्स अगर ऑन बोर्ड बेच रहा हूं तो कहां से गुड्स को मैंने बोर्डिंग कराया था। क्लियर। इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज के केस में सर सर्विसेज कोई बोर्डिंग तो होती नहीं बेटा, इसलिए सर्विसेज के लिए क्या बोल दिया बेटा। क्लियर। सर्विसेज के लिए क्या बोल दिया बेटा, सर फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए सबसेक्शन नंबर 11 बोलता है क्या, टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, D2H टेलीविजन सर्विसेज होता है टाटा स्काई, एंड सर जनरल बेटा लीज लाइन की सर्विसेज एटसेट्रा जो इसमें कवर होती है। अगर आपने सर्विसेज दी तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, फर्स्ट बोलता है क्या, अगर आपने सर्विसेज दी थ्रू सम फिक्स्ड लैंडलाइन या टेलीकॉम टावर, या सर किसी फिक्स्ड लाइन से, या आपने किसी एंटीना के थ्रू सर्विसेज दी है तो सर फिक्स्ड लाइन या लीज सर्किट, या सर वो एंटीना टावर कहां लोकेटेड था वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर मोबाइल कनेक्शन था बेटा
तो ऐसे केस में आप मोबाइल के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हो, आप मोबाइल के थ्रू टेलीकॉम सर्विसेज दे रहे हो, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, डिपेंड्स, क्या पोस्टपेड था कि प्रीपेड था, पोस्टपेड था तो उसका बिलिंग एड्रेस इज द प्लेस सप्लाई, और अगर प्रीपेड था तो ऐसे केस में सर जैसे एयरटेल हूं मैं और मैंने सिम कार्ड या रिचार्ज कूपन वाउचर बेचा है किसको, सर डीलर को, या सर जो सेलिंग एजेंट होते हैं उनको बेटा, या डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ऐसे केस में वो सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्लेस ऑफ सप्लाई, जो लोकेशन होगा उनका बिजनेस का, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब वो सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या खुद एयरटेल अगर मान लो डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है, तो ऐसे केस में सर द प्लेस वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, मतलब खुद का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चा, सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो ऐसे केस में आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इन सबसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो, पर अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इन किसी से भी आंसर आपका नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक और बात आती है क्या, लीज्ड सर्किट के थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हो, तो जहां वो लीज्ड सर्किट लोकेटेड होता है वही क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर मल्टीपल स्टेट में आपका लीज्ड सर्किट लोकेटेड है तो सर रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, 1:1 के रेशियो में बेटा। पर अगर मान लो 0.1 है दिल्ली में, 0.2 है कहां, मुंबई में बेटा, क्लियर, तो 1:1 के रेशियो में उस लीज सर्किट की वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे दिल्ली और मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। पर अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है और वहां से भी आप सर्विसेज दे रहे हो तो उसको भी एक पॉइंट है, एक और पॉइंट ऐसा मान लिया जाएगा, मान लो दिल्ली मुंबई बीच में गुजरात, क्लियर, एक पॉइंट का है, फर्स्ट पॉइंट है दिल्ली, सेकंड पॉइंट का, लास्ट पॉइंट का है मुंबई, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट का है गुजरात में, और वहां से भी आप लीज सर्किट की सर्विस दे रहे हो तो 1:1 इज द वैल्यू सप्लाई, क्लियर, इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर रेस्पेक्टिव स्टेट बेटा। भारत माता की जय, क्लियर। सर सबसेक्शन में 12 बोलता है क्या, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के केस में अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो लोकेशन द प्लेस सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चे, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर इंश्योरेंस सर्विस के केस में अगर रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन द प्लेस सप्लाई, और वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज द प्लेस सप्लाई। और हाँ, उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो होगा ही होगा, वरना इंश्योरेंस क्लेम कहाँ भेजेंगे भाई। सर लास्ट क्या, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या स्टेटरी बॉडी या कोई भी लोकल अथॉरिटी को आपने सर्विसेज दी है सर विच इज मेंट फॉर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में सर जिस स्टेट में वो एडवर्टाइजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और मल्टीपल स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है, डिससेमिनेट हो रहा है मल्टीपल स्टेट्स में, तो रेस्पेक्टिव स्टेट proportionate to the valuation rules is the place of proportionate to the rules is the place of supply. Each state proportionate to the value will be the place of supply for respective state wise बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। इसलिए भी रूल दे रखा है पर वो बहुत स्पेसिफिक सेक्टर वाइज है, इसलिए मैंने आपको यहाँ नहीं दे रखा है, क्लियर, डन। सरकार ये था कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग सर्विसेज, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों ही कहा है, टैक्सेबल टेरिटरी में है तो क्या करने का, क्लियर। आइए बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 बोलता है जनरल प्रोविजन, जिसका कोई नहीं उसका सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं होता है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन में 3 से लेकर 13 में कवर है तो रेस्पेक्टिव सबसेक्शन देखिएगा, यहां दिमाग मत लगाइएगा बेटा, क्लियर। अब सबसेक्शन 3 से लेकर 13 में क्या लिखा है, वो स्पेसिफिक सर्विसेज कौन कौन सी वो पढ़ लेते बेटा। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये सेक्शन 13 में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस कवर है, क्लियर। सर सेक्शन 12 में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कवर थे, क्लियर, यहां इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कवर है। अच्छा सेक्शन 12 जब हमने पढ़ा था बहुत सारी जगह पे ये लिखा हुआ था क्या, अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन द प्लेस सप्लाई, जो बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज थी बेटा, क्लियर। पर सर यहाँ पे किसी भी पॉइंट में ऐसा नहीं लिखा है, ओके, ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात चल रही बेटा। आइए सर स्पेसिफिक प्रोविजन सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विसेज। सबसे पहली बात, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू प्रोवाइड ए सर्विसेज, जैसे फेशियल सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, आउट ऑफ इंडिया गए आपने मसाज कराया, क्लियर, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, सर्विसेज जहां परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर। सेकंड बोलता है क्या, वेयर द सर्विस प्रोवाइडर, वेयर द सर्विस सप्लायर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में सर द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कोई गुड्स टेम्पररी आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आई है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स या अदर प्रोसेसिंग, और वापस से वो प्रोसेस होके वापस इंडिया से बाहर चला गया विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, और सर तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 3 नहीं लगाएंगे, 3 नहीं लगाएंगे मतलब 2 लगाएंगे बेटा। आई रिपीट, अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आई है रिपेयरिंग के लिए और रिपेयरिंग या अदर प्रोसेसिंग होके वो गुड्स वापस इंडिया से बाहर चला गया
विदाउट एनी यूज एक्सेप्ट वो यूज विच वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिपेयरिंग सर्विसेज बच्चों। हाँ है ना, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 3 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे मतलब 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन बेटा, रेसिपिएंट का आउट ऑफ इंडिया बेटा, हम मशीन के मैकेनिक है बेटा, तो वो एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा, एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए प्रोवाइजर डाला बेटा। प्लस अगर मान लो आपने किसी रिमोट लोकेशन पे गुड्स लोकेटेड था और यहाँ बैठे बैठे ही सर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू गुड्स का रिपेयरिंग कर दिया, जैसे टीम व्यूअर, एमी एडमिन, एनी डेस्क, क्लियर। तो ऐसे केस में उस टाइम पे जब आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे वो गुड्स कहाँ लोकेटेड था, वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए सबसेक्शन नंबर 4 की बात कर लेते हैं सर, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सारी सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे होटल अकोमोडेशन हो गया, हाउस बोट हो गया, या सर आपकी सर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई, वर्क्स काउंटर सर्विस हो गई, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट एटसेट्रा, सारे केस में क्या होगा, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर एडमिशन टू एनी इवेंट या ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट या एंसिलरी सर्विसेज रिलेटिंग टू सच इवेंट, तो सर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां वो इवेंट हो रहा है या होने वाला वही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर भले वो एडमिशन वाली सर्विस हो या ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट वाली सर्विस हो बेटा, वहां पे सर सेक्शन 12 में क्या था, एडमिशन इन इवेंट के केस में क्या था बेटा, जहां इवेंट हो रहा है, और ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट में अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन नहीं, तो जहां इवेंट हो रहा है वो क्लियर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या डायरेक्ट जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला है, बात खत्म। देन सर सबसेक्शन 3, 4 और 5 की सर्विसेज, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज और इवेंट वाली सर्विसेज, इफ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन मोर देन वन टेरिटरी, एक किसी और कंट्री में हुआ, एक किसी और कंट्री में हुआ, एक इवेंट किसी और कंट्री में हो, सबके लिए फीस कॉमन थी बेटा। तो ऐसे केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है क्या, अगर सबसेक्शन 3, 4 वाली सर्विसेज 3, 4 और 5 वाली सर्विसेज मोर देन वन टेरिटरी में हुई इंक्लूडिंग वन इंडिया, तो पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरे के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, टैक्सेबल टेरिटरी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, पूरे पे लग जाएगा टैक्स, क्लियर। अब अगर सर सबसेक्शन 7 बोलता है क्या, अगर ये वाली सर्विसेज सबसेक्शन 3, 4, 5 वाली सर्विसेज मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और अगर वो डिफाइन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे केस में वैल्यूएशन रूल रेफर करेंगे, और वैल्यूएशन रूल्स में लिखा है क्या, जो हमने रूल्स पढ़े थे सेक्शन 12 के रेस्पेक्ट में वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे बेटा। देन सबसेक्शन 8 बोलता है क्या, ये बड़ा सुंदर सेक्शन मेरे को लगता है, बहुत ही अच्छा सेक्शन मुझे लगता है सर, यहाँ पे 3 सर्विसेज कवर है बेटा, ये तीनों के केस में क्या बोल दिया बेटा, दिमाग खराब करना ही मत, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का लोकेशन देखना ही मत। नॉर्मली क्या होता है बेटा, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं आए तो सप्लायर का लोकेशन, पर सर यहां क्या बोल दिया, ये 3 सप्लाई के केस में हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बहुत भारी होता है, जिसको मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है बेटा सर अपने फुल कोर्स बेस में और फास्ट ट्रैक में बेटा। सुनना बच्चों ध्यान से, सर 3 सर्विसेज कौन कौन सी है, सर्विसेज सर कौन सी, सर सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स सर अकाउंट होल्डर, टू इट्स अकाउंट होल्डर, क्लियर। सर नॉन अकाउंट होल्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन अकाउंट होल्डर में सबसेक्शन 2 लगाएंगे, क्लियर। अकाउंट होल्डर को सर्विसेज दी तो ऐसे केस में सप्लायर मतलब बैंक का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड क्या है, इंटरमीडिएट सर्विसेज, भले वो गुड्स का एजेंट हो या सर्विसेज का एजेंट हो बेटा, जैसे गुड्स का कमीशन एजेंट हो गया, सर्विसेज के लिए टूर ऑपरेटर वगैरह हो गए, होटल अकोमोडेशन वाले एजेंट हो गए बेटा, क्लियर। सर इन सब के लिए सप्लायर एजेंट का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्या है, सर सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल बट इंक्लूडिंग यॉट अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो अगेन सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट कहां से आया उसे कंसर्न नहीं है। सर ध्यान देना बेटा, ये इंटरमीडिएट सर्विसेज वगैरह का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, और एग्जाम्स के लिए कई बार एग्जाम में आता भी है, अट्रैक्टिव भी होता है, जिसको डिटेल में हमने डिस्कशन किया है मेन बुक के लेके। एंड सर हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, प्रैक्टिकल केस सिनेरियो भी डिस्कस किए थे, आई होप आपको याद आ रहे होंगे। कमीशन एजेंट ऑफ द गुड्स के रेस्पेक्ट में मैंने बात करी थी सर। आइए सबसेक्शन नंबर 9 सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स सर्विसेज अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर, अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर। ध्यान देना बेटा, सर गुड्स के केस में, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के केस में हमने सेक्शन में 12 में पढ़ा था क्या, जहां से गुड्स को उठाया है, यहाँ पे क्या है, जहां पे गुड्स को डिलीवर किया है, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में तो वही है, जहां से पैसेंजर को उठाया है, द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा हाँ, अगर आपने रिटर्न फ्लाइट बुक करी है तो यहाँ पे सिंगल जर्नी मानते हैं उसको, कंटिन्यूअस जर्नी मानते बेटा। मान लो आपने सिंगापुर एयरलाइन से टिकट बुक करा है, मुंबई टू दुबई, दुबई टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो आप, सिंगल टिकट अगर है तो उसको सिंगल जर्नी मानेंगे। जहां से फर्स्ट बार आपने एम्बार्क किया तो वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई पूरे टिकट के लिए बेटा, क्लियर डन। सर आइए ऑन बोर्ड सर्विसेज के केस में क्या होता है, वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन बोर्ड सर्विसेज के केस में। देन OIDR सर्विस, जैसे netflix.com की आपने सर्विसेज ली तो हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन आए या ना आए डिटरमाइन करना पड़ेगा, और रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। यहाँ पे सर वैसे मैंने यहाँ समरी बुक में नहीं दे रखा, पर मेरी बुक में बता रखा मैंने आपको, इन
फॉलोइंग कंडीशन में से कोई भी दो कंडीशन पूरी हो जाए तो मान लेना कि रेसिपिएंट इंडिया का है बेटा। रेसिपिएंट एक्सपेक्टेड क्या मतलब सर, ध्यान देना कौन कौन सी कंडीशन। सर आपने जब ये सर्विसेज परचेस करी, netflix.com से सर्विसेज परचेस करी या OIDR सर्विस कोई भी परचेस करी, आप इंडिया के हो। सर कैसे पता पड़ेगा सर, अगर आपका आईपी एड्रेस इंडिया का है, जो मैं फॉलोइंग कंडीशन बोल रहा हूं उसमें से कोई भी दो कंडीशन पूरी हो जाए, मान लेना रेसिपिएंट इंडिया का बेटा। फर्स्ट, आईपी एड्रेस इंडिया का है। सेकंड, जिस लैंडलाइन से या जिस वाईफाई से कनेक्शन से उसने इंटरनेट कनेक्ट किया था वो इंडिया का था। थर्ड, जिस सिम कार्ड से मान लो उसने मोबाइल जो इंटरनेट था वो सिम कार्ड से कनेक्ट किया था, वो सिम कार्ड कहां से इशू हुआ था, इंडिया से इशू हुआ था बेटा। नेक्स्ट, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एनी अदर कार्ड आपने यूज किया फॉर पेमेंट, वो कार्ड इंडिया से इशू हुआ है। आपने किसी बैंक से पेमेंट किया, वो बैंक कहां का था, इंडिया का था बेटा, जहां पे आपका अकाउंट था बेटा। क्लियर। नेक्स्ट, आपने जो बिलिंग एड्रेस दिया वो इंडिया का दिया, आपने लॉगिन करने के लिए जो एड्रेस दिया वो इंडिया का दिया। इनमें से कोई भी दो कंडीशन पूरी, मतलब समझ आना, रेसिपिएंट इंडिया का और रेसिपिएंट अगर इंडिया का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट का लोकेशन होगा। सप्लायर अगर आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। और यहां पर रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। और ऐसे केस में netflix.com को टैक्स पे करना पड़ेगा और वो सप्लायर टैक्स पे करेगा। रिवर्स यहां पे नहीं लगता बच्चों। आइए सर, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन और टू अवॉइड द नॉन टैक्सेशन, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सप्लाईज को आइडेंटिफाई करके नोटिफाई कर सकती है। वो नोटिफाई करके बोल सकती है क्या, यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहेगा, दिमाग खराब मत करना। उसमें सर हमने पढ़ा था क्या, फर्स्ट R&D सर्विसेज आप दे रहे हो बेटा दवाई पे। सर मैं मान लो इंडिया में हूं साहब और मैं दवाई का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूं। अब सर मेरा क्लाइंट कौन है, आउट ऑफ इंडिया का है साहब। तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होता है सर, जहां वेयर द गुड्स, where service supplier needs the physical presence of the goods to perform his services, तो ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है वही प्लेस सप्लाई होता है बेटा। पर सर मेरा क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया है, सर मैं इंडिया का हूं, पेमेंट मेरे को फॉरेन करेंसी मारा, दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन पूरी करे, बस प्लेस सप्लाई क्या हो रहा है इसमें, इंडिया हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इन दिस सेक्टर, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बस कंडीशन क्या बेटा, बाकी सारी सर्विसेज और बाकी सारी कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपकी सेटिस्फाइड रहनी चाहिए बेटा। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड क्या है बेटा, सर आप रिपेयर मेंटेनेंस करते हो किसका, एयरक्राफ्ट का या सर शिप का, दोनों के लिए प्रोविजन सेम है बेटा। यहां क्या बोल दिया बेटा, सर अगर आप सर्विसेज दे रहे हो कौन सी बेटा, रिपेयर मेंटेनेंस एंड ओवरऑल सर्विसेज रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट या उसके इंजन या पार्ट्स कंपोनेंट्स या शिप या उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स या उसके इंजन का आप मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हो, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस दे रहे हो, ओवरऑल सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में हमेशा सर रेसिपिएंट का लोकेशन क्या कहलाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। यहां पर इस सर्विस में मैंने आपको डिटेल बता रखा है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक्चुअली क्या होता है बेटा, आउट ऑफ इंडिया की सर्विस है, आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज इंडिया वाले एयरप्लेन्स को या इंडिया वाले शिपिंग कंपनीज को जब सर्विस दे रहे थे तो वो टैक्स से बाहर निकल रही थी, उनके देश में भी टैक्स नहीं लग रहा था, हमारे देश में भी टैक्स नहीं लग रहा था। इसलिए यहाँ पे बोल दिया क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस सप्लाई होगा, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा और टैक्स लग जाएगा रेसिपिएंट के ऊपर, मतलब जो इंपोर्ट कर रहा सर्विस इंडिया की जो कंपनी उस पर टैक्स लग जाएगा। उस पर्पस के लिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया था बेटा। आइए बच्चों, सर अगली बात पढ़ते हैं हम। ये रूल नंबर 7 हमने बात कर ली थी बेटा कि जो हमारे रूल्स हमने पढ़े सेक्शन नंबर 12 के रिगार्डिंग वही रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। सर अब कुछ सर्कुलर याद रखे, वो सर्कुलर की बात भी मैं आपसे कर लेता हूं बच्चों। सबसे पहली बात सर, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज। बच्चों सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस एक तरह से क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। यहां से क्या होता है बेटा, रॉकेट लॉन्चिंग के थ्रू सर सैटेलाइट यहां से सर क्या करता है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड वगैरह इस तरह की जो कंपनीज बनी वो स्पेस में जाके लॉन्च करते हैं बेटा सैटेलाइट को, तो इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स रिलेटेड सर्विस माना जाएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रेसिपिएंट दोनों इंडिया के सेक्शन में 12 सबसेक्शन 8 लगेगा। सबसेक्शन 8 बोलता है क्या, अगर डेस्टिनेशन गुड्स आउट ऑफ इंडिया है तो आउट ऑफ इंडिया जहां डेस्टिनेशन है वही प्लेस सप्लाई हो जाएगा, मतलब वहां पे उस बिल पे आईजीएसटी लगेगा बेटा। और सर्विस रेसिपिएंट अगर आउट ऑफ इंडिया का है बेटा तो ऐसे केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 अगेन क्या बोलता है, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स व्हिच इज आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी डेफिनेशन सारी कंडीशन पूरी करता तो एक्सपोर्ट में कवर होगा, एक्सपोर्ट का बेनिफिट इसको मिलेगा। क्लियर, डन। अच्छा, सेम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय NSIL बेटा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सर, होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। देन सर सेम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया क्या, जो NSIL इंटरनेशनल कस्टमर को सर्विस दे रहा है क्या वो भी एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगा? तो सर्कुलर ने बोला अरे भाई अभी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला सर्कुलर जो हमने बोला वही यहाँ पे अप्लाई होगा, क्या दिक्कत है, दोनों की सर्विस सेम ही तो है बच्चों। क्लियर, डन। अच्छा, जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ कनेक्ट किया हुआ बेटा सर, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो या स्पेस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अगर सर्विस दी तो उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं बेटा। हाँ, पर सर अगर आपने फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दी है तो वो एक्सपोर्ट में कवर होता है और ऐसे केस में भले टैक्स नहीं लग रहा पर वहां पे आईटीसी वगैरह सब कुछ मिलता है बच्चों। क्लियर, डन। आइए बच्चों, सर नेक्स्ट क्या है, क्लेरिफिकेशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई सर्विस एक्सपोर्ट करी है सर अब क्या हुआ बेटा, मान लो यूएसए की कोई कंपनी थी, उससे मेरे को 100 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब 100 करोड़ का काम मैंने करने के लिए उसमें से 40 करोड़ का काम मैंने जापान की किसी कंपनी को दे दिया बेटा।
अब यूएसए की कंपनी से 40 करोड़ 100 करोड़ मेरे को मिलेंगे, मैं 40 करोड़ जापान वाली कंपनी को दूंगा। बेटा मैंने क्या किया, उस यूएस वाली कंपनी को बोला एक काम करो मेरे को 60 करोड़ ही दीजिए और 40 करोड़ ऐड दीजिए किसको, जापान वाली कंपनी को। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आया क्या, मेरे लिए एक्सपोर्ट और सर्विस के स्कोप में पूरा 100 करोड़ आएगा या 60 करोड़ ही आएगा। तो गवर्नमेंट ने यहां क्लेरिफाई किया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, पूरा पूरा 100 करोड़ इज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। भले ही इसमें फॉरेन करेंसी में पैसा जो इंडिया में आ रहा है वो केवल 60 करोड़ आ रहा, चलेगा सर, आरबीआई ने ऐसा अलाउ किया हुआ बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली 100 करोड़ आ भी जाता तो 40 करोड़ आपको देना पड़ता, अल्टीमेटली 60 करोड़ यहाँ पे आता तो चलेगा सर। अगर नेट 60 करोड़ यहाँ पे आ रहा है, 40 करोड़ डायरेक्ट आप उसको पे करवा रहे हो, ये मानेंगे 100 करोड़ का 100 करोड़ इंडिया में आ गया और पूरा 100 करोड़ का वैल्यू इज द सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस में कवर होगा बेटा। क्लियर, डन सर। नेक्स्ट आता है क्या सर, वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट टू इट्स क्लाइंट। सर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होती है या पोर्ट अथॉरिटीज होती है, ये कार्गो हैंडलिंग सर्विस देती है बेटा। अरे भाई जब आउट ऑफ इंडिया से कोई वेसल आता है तो अराइवल ऑफ wagons at the port, haulage of the wagons inside the port area up to the place of unloading, siding of the wagons etc. तो ये सब सर्विसेज जो होती है, क्या ये सर्विस के लिए क्वेश्चन है क्या, these are the services in relation to immutable property? नहीं, सर्विसेज इम्यूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जनरल प्रोविजन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, और अगर एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन लगेंगे सर, इम्यूवेबल प्रॉपर्टी वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। सेकंड आया क्या, अगर कोई गुड्स, सर डायमंड्स इंडिया में टेम्पररी आ रहे हैं किसके लिए, कटिंग पॉलिशिंग एटसेट्रा के लिए बेटा। तो सर ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3 लगेगा, जो बोलता है कि टेम्पररी गुड्स अगर इंडिया में आ रहा है, मतलब टेम्पररी गुड्स अगर इंडिया में आ रहा है और गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर सर्विसेज, तो सेक्शन नंबर 13 3 बोलता है कि जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर यहाँ पे क्या होता है, डायमंड्स वगैरह टेम्पररी इंडिया में आते हैं, उसका कटिंग पॉलिशिंग जो भी अपनी एक्टिविटी करा वो करने के बाद आप गुड्स को वापस आउट ऑफ इंडिया भेज देते हो, तो ऐसे केस में सर सब सेक्शन नंबर 3 नहीं लगता है, क्योंकि कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रहा है रिपेयरिंग वगैरह के लिए और वो गुड्स का प्रोसेस करके आप वापस से गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हो, तो वहां पे सब सेक्शन नंबर 2 लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे बोला क्या, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 2 लगेगा, यहाँ पे 13 3 नहीं लगेगा। भारत माता की जय। देन सर आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कंपनी हो बेटा। अब क्या होता है बेटा, आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हो, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो, या इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर या डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप हो बेटा, और वहां पे क्या होता है बेटा, आप सर आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो बेटा, या कोई डिजाइनिंग बना रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन बेटा, सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए, तो ऐसे केस में दीज आर नॉट सर्विसेज जहां पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स चाहिए बेटा। अच्छा आउट ऑफ इंडिया आपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन करके बाहर भेज दिया बेटा, क्लियर, अब उसकी टेस्टिंग करनी बेटा, तो वो क्या करते हैं बेटा, आउट ऑफ इंडिया से कुछ सेमीकंडक्टर वगैरह या चिप वगैरह या मदरबोर्ड वगैरह इंडिया में भेज देते हैं, सो दैट आप उस पर जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया, जो डिजाइन बनाया, उसको आप इंप्लीमेंट करके देख पाए कि वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो उन्होंने जो प्रोटोटाइप भेजे, दीज आर जस्ट फॉर टेस्टिंग, मतलब मेरे को सर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स रिक्वायर्ड नहीं होती हो, तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने उसने फिजिकल गुड्स भेजा है बेटा, क्लियर, दोज आर जस्ट एंसिलरी, क्लियर, वो मेन सर्विस नहीं है, क्लियर। इसलिए हमें बोला क्या, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा, सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा। देन सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड कंडीशन नंबर 5 के अंदर सर एक डाउट आया गवर्नमेंट को, लोगों को, तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया सर्कुलर के थ्रू, मैं तुम्हें बताता हूं क्या डाउट आया बच्चों। सर सुना दिल थाम के, सरकार मान लो सर किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट कब करेंगे, 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए बेटा, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए बेटा, सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का होना चाहिए बेटा, क्लियर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, और जहां पे आरबीआई अलाउ किया वहां आईएनआर हमारा चलेगा बेटा। एंड 5th कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ सर्विस दोनों सेम पर्सन के डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए, तो बोथ शुड नॉट बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन बच्चों, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट कहलाएगा वरना एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा। अब क्वेश्चन आया क्या, सर सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट कब कहलाता है कोई पर्सन, जब आदमी सेम बेटा और उसी की ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, या आउट ऑफ इंडिया वाले की ब्रांच इंडिया में है, तो वो कहलाएगा क्या सर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। पर सर अगर मान लो कोई कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो रखी है, उसने इंडिया में अपना ब्रांच खोला है, और सर उसने अपना इंडिया में इनकॉर्पोरेशन करा दिया, उसने अगर इंडिया में अपना इनकॉर्पोरेशन करा दिया और इंडिया में एक कंपनी बना दी बेटा, या फॉरेन कंपनी इंडिया में, तो सर ऐसे केस में वो अपने आप में क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है बच्चों। तो ऐसे केस में अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, तो अगर उसने इंडिया वाली कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को सर्विस दी, तो ऐसे केस में वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन नहीं कहलाएंगे, और उन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के स्कोप में कवर होगा बेटा। सर सेकंड बात, हो सकता है ना सर इंडिया की कोई कंपनी है, उसने यूएसए में कोई ब्रांच खोला बेटा, तो वो केवल ब्रांच है, वहां के लॉज में अगर इनकॉर्पोरेशन का सेपरेट नहीं कराया है बेटा, तो वो सेम एंटिटी है। ऐसे केस में आपने अगर उसको आउट ऑफ इंडिया वाली ब्रांच को सर्विस दी है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन कहलाएगा। पर अगर वहां के लॉज में आपने नया रजिस्ट्रेशन करा दिया, नया लीगल एंटिटी बना दिया, तो ऐसे केस में वो 2 डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे। और अगर इंडिया वाले ने आउट ऑफ इंडिया वाले कंपनी को सर्विस दी, तो ऐसे केस में नॉर्मल अगर एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन पूरी होती है बाकी की, तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर, डन। सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन समझ में आया बेटा आपको पॉइंट,
माहौल सरकार। नेक्स्ट इंटरमीडिएट, सर कोई भी पता है मैंने आपको बोला था सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 इंटरमीडिएट सर्विस के केस में अगर 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या, जहां सप्लायर मतलब एजेंट का लोकेशन है, इंटरमीडिएट का लोकेशन वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पर इंटरमीडिएट को डिफाइन किया बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बोला है क्या, इंटरमीडिएट मतलब वो पर्सन था जो ऑन हिज ओन अकाउंट को सप्लाई नहीं कर रहा है, वो दो लोगों के बीच में सप्लाई को मीडिएट कर रहा है बेटा, इंटरमीडिएट है बेटा। क्लियर, वो ब्रोकर है, वो एजेंट है, दो मेन पर्सन, एक पर्सन सप्लाई कर रहा है, एक पर्सन सर्विस रिसीव कर रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच का जरिया है वो बेटा। क्लियर, उसको बोलते हैं क्या, एजेंट। क्लियर, ही इज नॉट सप्लाइंग। सर वहां पे मिनिमम 3 पार्टी होनी चाहिए बेटा। सर 2 डिस्टिंक्ट सप्लाई होनी चाहिए, तो मेन सप्लाई, एंसिलरी सप्लाई। सर पार्टी ए पार्टी बी को सप्लाई करी और मैं बीच में एजेंट हूं बेटा, तो वो मेन सप्लाई ये हो गया, और मेरी सप्लाई जो है कमीशन वाली वो हो गई क्या, एंसिलरी सप्लाई हो गई बेटा। क्लियर, सर मैं केवल क्या कर रहा हूं बेटा, इंटरमीडिएट सर्विस दे रहा हूं, मैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे कोई सप्लाई नहीं कर रहा हूं बेटा। सब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने दिया, मान लो कोई काम आपको मिला, आपने मेरे को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो आई एम नॉट एन एजेंट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट एन एजेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई बच्चों। हाँ है ना भाई। सर इंटरमीडिएट सर्विस सप्लाई प्रोवाइडर टू हैव अ कैरेक्टर ऑफ एन एजेंट, ब्रोकर और एनी अदर सिमिलर पर्सन डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाइज द गुड्स और सर्विस और बोथ और सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद बेच रहा है तो वो इंटरमीडिएट नहीं बेटा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ सर्विस इज नॉट एन इंटरमीडिएट सर्विस बच्चों। आइए बच्चों सेक्शन 14 सरकार, netflix.com OIDR सर्विस अगर आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में ले रहे हो तो पॉइंट आता है क्या, मान लो netflix.com इसकी सर्विसेज आपने इंडिया में ली बेटा, आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो बात ही खत्म, वहां पे तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में netflix.com लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। पर अगर मान लो बीच में कोई इंटरमीडिएट था, आपको वो वीडियो का लिंक कहां से मिला, facebook.com से मिला बेटा। याद है मेरा एग्जांपल लेक्चर में मैंने दिया था आपको बेटा, सर आपको आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट का जो लिंक था वो facebook.com से मिला, facebook.com पे आपने क्लिक किया और वो नेटफ्लिक्स पे आपको ले गया। अब ऐसे केस में पॉइंट आता है क्या, आपको सर्विसेज नेटफ्लिक्स ने दी या फेसबुक ने दी, क्योंकि अगर फेसबुक ने दी होगी तो फेसबुक को इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो सप्लायर सर्विस माना जाएगा। और अगर नेटफ्लिक्स ने सर्विस दी है तो ऐसे केस में नेटफ्लिक्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारे कंप्लायंस उसको करना पड़ेंगे, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, तो इसलिए यह बोला क्या, अगर ये चारों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो ये माना जाएगा कि netflix.com जो है उसने सर्विस दी है। कौन कौन सी कंडीशन बेटा, फर्स्ट सर netflix.com और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, उसकी टर्म्स कंडीशन जो डिसाइड करी वो आप लोगों ने डिसाइड करी, उसमें फेसबुक का कोई रोल नहीं था। सेकंड, आपने जो पेमेंट किया वो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के अकाउंट में गया, उसमें फेसबुक के अकाउंट में पैसा नहीं गया। सर जो बिल इशू हुआ, जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है क्या, सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय नेटफ्लिक्स नॉट बाय फेसबुक। क्लियर, सर फेसबुक इज नॉट ऑथराइजिंग द डिलीवरी ऑफ दी सर्विसेज। आपको जो सर्विसेज रिसीव हुई वो अगर डिफेक्टिव पाई गई या कोई मान लो गड़बड़ हुआ तो उसके लिए facebook.com इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। है ना, ये सारी कंडीशन अगर पूरी होती है तो ऐसे केस में सर ये मानेंगे कि facebook.com का कोई रोल नहीं है, सप्लायर कौन है, netflix.com ही है। पर अगर ये चारों कंडीशन पूरी नहीं होती है क्यूमुलेटिवली, एक भी कंडीशन ऐसी जो मान लो 3 पूरी, एक पूरी नहीं होती तो ऐसे केस में मानेंगे फेसबुक ने सर्विस इंडिया में दी है और फेसबुक ने सर्विस अगर इंडिया में दी तो वो टैक्स पे करेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा बेटा। हाँ है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 14 में बोल दिया क्या, सर ऐसे केस में OIDR सर्विस सप्लायर जो होगा वो अगर भले ही आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, और वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा। उसका अगर फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में वो टैक्स पे करेगा, वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, मतलब पे तो उसी को करना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना भाई। हाँ, उसके लिए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम रखेंगे, सिंगल रजिस्ट्रेशन रखवाएंगे, रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम जो होगा वो सर उसके लिए अलग रखा है बेटा, सिंप्लीफाइड सिस्टम रखा हुआ एक अलग बात है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। सर सेम पॉइंट, सर ध्यान देना बेटा, जैसे ECU 95 वाला याद है बेटा, अगर वो आउट ऑफ इंडिया है तो सर सेम पॉइंट, आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है बच्चों। क्लियर, डन। आइए सर सेक्शन 15 बोलता है क्या, रिफंड टू टूरिस्ट। अरे भाई फॉरेन टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर इंडिया में आ रहा है और इंडिया से कोई गुड्स खरीद रहा है बेटा और गुड्स खरीद के बाहर ले जा रहा है तो ऐसे केस में जब वो गुड्स खरीदेगा उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, भले वो काउंटर सेल हो रहा है बेटा, फिर भी उस पे क्या और उस पे क्या लगेगा, IGST। पर वो पैसेंजर, वो टूरिस्ट अगर आउट ऑफ इंडिया लेके जाता है उन गुड्स को, तो ऐसे केस में जिस कस्टम पोर्ट से या एयरपोर्ट से वो बाहर जाता है वहां पे वो गुड्स दिखाएगा, वो बिल दिखाएगा जिसपे उसने IGST पे किया और उस IGST का उसको रिफंड मिल जाएगा इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। भारत माता की जय। देन वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो रेटेड सप्लाई, 2 ट्रांजेक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ to a unit of SEZ or a developer of SEZ, और second export of goods or service or both is called zero rated supply। और zero rated supply किया है तो that is interstate supply as per section 7 subsection 5। अब ऐसे केस में IGST लगेगा। पर सर आप चाहे तो एक्सपोर्ट, आप चाहे तो जीरो रेटेड सप्लाई करने से पहले LUT या बॉन्ड साइन कर सकते हो, और ऐसे केस में आपको
कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, फिर भी सर उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है। भले आपने एग्जाम गुड्स एग्जाम सर्विस एक्सपोर्ट करी हो, जीरो रेट सप्लाई किया है, वो एग्जाम था, फिर भी सिंस आपने जीरो रेट सप्लाई किया है आपको आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन, भारत माता की जय। और सर जो आपने परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा, और आईटीसी काम नहीं आता है, आप अदर लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, और अगर वो आईटीसी काम नहीं आया है तो इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का आप क्रेडिट का रिफंड ले सकते हो। क्लियर, डन। आइए सर सेक्शन नंबर 17 ए बोलता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट। वैसे कोई खास बात नहीं बेटा, अगर आपको पता है बेटा क्या आप आईजीएसटी के अकाउंट से सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी भी एक हेड के, किसी भी माइनर हेड से किसी भी दूसरे हेड के किसी भी माइनर हेड में कोई भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको पता है बेटा। तो अगर आपने मान लो सर आईजीएसटी के अकाउंट से सीजीएसटी के, या सॉरी चलो एक एग्जांपल दूसरा लेते बढ़ावे, मान लो एसजीएसटी के कैश लेजर से आपने सर आईजीएसटी के हेड में कोई फंड ट्रांसफर किया, तो उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट फंड्स लेगी और आईजीएसटी अकाउंट डालेगी बेटा। सेम वे अगर आईजीएसटी से आपने कोई फंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ट्रांसफर किया, कहां फंड, सर एसजीएसटी अकाउंट में बेटा। तो ऐसे केस में सर सेंट्रल गवर्नमेंट से आईजीएसटी का अकाउंट से उतना पैसा निकालेंगे और उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के फंड डालेंगे बेटा। हाँ है ना भाई, सर कोई खास बात नहीं। आइए सेक्शन 19 बहुत सुंदर सेक्शन को रखता है। सर आपने किसी ट्रांजैक्शन को इंट्रास्टेट मानते हुए सी और एस लगा दिया, जबकि बाद में पता पड़ा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई था, तो ऐसे केस में आपको उस ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। भले आपने सी और एस पे कर दिया, हमें कंसर्न नहीं है, करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा। पर हाँ चिंता मत करो, जो रॉन्ग हेड में आपने टैक्स पे किया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। पर सर रिफंड चैप्टर में वैसे सर्कुलर दिया, पर यहां बताता था मैं आपको बेटा, जिस दिन आपने करेक्ट हेड में टैक्स पे किया पहले करेक्ट हेड में टैक्स पे करो, और जिस दिन करेक्ट हेड में टैक्स पे किया उसके 2 साल के अंदर जो रॉन्ग हेड में आपने टैक्स पे किया उसका आप रिफंड लेके आ सकते हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ सब्सिक्वेंटली जो पता पड़ा कि ये इंट्रा नहीं इंटर था या वाइस वर्सा, ये सब्सिक्वेंटली कैसे पता पड़ा, भले एसएससी को खुद पता पड़ गया या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने किसी भी प्रोसीडिंग में आपको बताया, उससे कोई कंसर्न नहीं है। करेक्ट हेड में टैक्स पे करो, और जब करेक्ट हेड में टैक्स पे किया उसके 2 साल में रिफंड लेके आ जाओ रॉन्ग हेड वाले टैक्स का। और हाँ जब करेक्ट हेड में टैक्स पे करोगे तब आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सेम सेक्शन सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए भी दे रखा है बेटा। अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी पे कर दिया जबकि गलती से, जबकि बाद में पता पड़ा कि वो क्या था इंट्रास्टेट था, सी और एस पे करना था, तो सेम पॉइंट वहां पे भी अप्लाई होता है। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ आईजीएसटी एक्ट के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब भारत माता की जय। आई होप मजा आ रहा है, और ये मजा हिंदुस्तान के हर सीए स्टूडेंट को मिलना चाहिए। और सरकार मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो। एंड सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन में 12-13 में मल्टीपल पॉइंट है, पर मल्टीपल पॉइंट तो बहुत अच्छा है बेटा आपके लिए। सर आपने अगर 2-3 बार इसको रिवाइज कर लिया तो सारे पॉइंट आपको यहाँ याद हो जाएंगे, याद हो गए तो सर एग्जाम के अंदर बहुत ईजी होता है आंसर देना आईजीएसटी एक्ट के अंदर बेटा। क्लियर, सर क्या लिखा, बच्चा काबिल बनो काबिल, क्योंकि कामयाबी तो साली झक मार के आपके पीछे आएगी। और हाँ सर मैंने आपको पहले ही बताया, ये कामयाब होने के लिए कामयाबी की सिंगल चाबी का अगर कोई हथियार है तो वो क्या है, वो चाबी क्या है साहब, आपकी मेहनत, आपका ट्रू स्पिरिट, आपका कॉन्फिडेंस। एंड सर योर हार्ड वर्क विद द स्मार्ट वर्क विल डेफिनेटली पे यू। कीप पेशेंस, लगे रहो और सर मस्त होके पढ़ो। एंड सर आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। माहौल जबरदस्त, शानदार, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।